हेलो, नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय 10 बीजीय व्यंजक वर्ग 7 अध्याय 10 चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक। इसे कहते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है बीजीय व्यंजक। तो देखिए, सबसे पहले एल्जेब्रा गणित की एक शाखा है जो गणितीय समीकरणों को हल करने में मदद करता है। यह अज्ञात संख्याओं या मात्राओं को दर्शाने के लिए अक्षरों और प्रतीकों, जिन्हें चर कहा जाता है, का उपयोग करती है। ठीक, देखिए इनकी प्रमुख शाखाएं। देखिए प्रमुख शाखाएं के बारे में जाने तो एक एक्सप्रेशन लेते हैं। इनकी प्रमुख शाखाएं एक उदाहरण के द्वारा। देखिए, अगर इस तरह से रहे 5x - 3। ठीक है, ये 3 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। 3 क्या है? कांस्टेंट। देखिए 5x + 7, इसमें 7 क्या है? अचर है, यह बदल नहीं सकता। यह क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यह क्या है? 5x क्या है? इस 5x में 5 क्या है? गुणांक है। 5 क्या है? गुणांक है। और x क्या है? x हो गया हमारा x हो गया हमारा चर, वेरिएबल। यह बदलता रहता है। यह गुणांक हो गया, कोफिशिएंट, क्योंकि x में 5 का गुना है यह 5x। यह दोनों मिलके क्या बनाता है? एक टर्म बनाता है, पद। इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं, एक यह और एक यह। ठीक है, देखिए 3x² - 5xy + 7। इसमें समझते हैं कि कौन क्या है। देखिए 3 क्या है? 3 गुणांक है। x स्क्वायर में ये स्क्वायर जो है घात, पावर, यह क्या है? पावर है। और यह दोनों 3x², यह जो इसे क्या कहेंगे? पद कहेंगे। यह क्या है? पद है, पद। ठीक है, यह माइनस का क्या है? चिन्ह है। इसे क्या कहेंगे? ऑपरेटर कहेंगे। माइनस का चिन्ह को, चिन्ह जो भी है वो ऑपरेटर है। ठीक है, संक्रियाएं। 5xy में देखिए 5 क्या है? गुणांक है, किसका? xy के साथ। और xy क्या है? xy क्या होगा? इसमें x और y चर होगा। ठीक है, और ये जब दोनों मिलेगा, जब यह एक पद कहलाएगा। 5xy क्या है? एक पद है। xy में 5 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड क्या है? जैसे 5x है तो 5x में 2 तरह की संख्या है, एक 5 और एक x। जब दोनों को आपस में हम गुना किए तो यह क्या बन गया? एक पद बन गया। 5x एक पद बन गया। ठीक है, और इसी 5x में 5 क्या है? एक गुणांक भी है। एक क्या है? गुणांक है। x में 5 से गुना, इसे क्या कहेंगे? गुणांक। ठीक है, आगे चलिए। तो देखिए यहाँ 5xy तो 5xy भी क्या है? एक टर्म है, पद है। और यहाँ देखिए 7 है। 7 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यह हो जाएगा स्थिरांक। इसे हम कह सकते हैं अचर, यह बदलेगा नहीं। तो बीजीय व्यंजक संकेतन जो है पहला, यहाँ देखिए दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर इंडिकेट किया 2 क्या है? पावर है, एक्सपोनेंट है, घात है। दूसरा क्या है? ये 3 नंबर गुणांक है। यह पूरा क्या है? टर्म है। और ये माइनस प्लस क्या है? इसका ऑपरेटर संक्रियाएं हैं। 5 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। एक्स वाई क्या है? इसमें वेरिएबल है। इसमें एक्स क्या है? वेरिएबल है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्रेशंस, व्यंजक। गणित में एक व्यंजक संख्याओं, चरों, फंक्शंस जो कार्यों जैसे जोड़, घटाव, गुणा या भाग आदि का क्या होता है? संयोजन होता है।
उदाहरण के लिए देखिए 4x प्लस 7 एक टर्म है और एक टर्म है। जब दो टर्म को माइनस या प्लस, गुना या भाग किसी के द्वारा जोड़ा जाता है तो वह क्या बन जाता है? एक व्यंजक बन जाता है। जैसे देखिए ये क्या है? व्यंजक है 5x प्लस 2। यह क्या है? एक एक्सप्रेशन है, एक व्यंजक है। ठीक है, इसमें दो टर्म है, एक टर्म एक दो टर्म। यह क्या है? तो गणित में एक व्यंजक संख्याओं, चरों, फंक्शन, कार्यों जैसे जोड़, घटाव, गुना या भाग आदि का क्या होता है? संयोजन होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण 4x प्लस 7 और भी ले सकते हैं दो टर्म को आपस में 5x माइनस 3। यह क्या है? दो टर्म है, दो टर्म का संयोजन है। यह एक्सप्रेशन होगा 6x प्लस 7। यह क्या है? यह भी एक एक्सप्रेशन है क्योंकि दो टर्म का इसमें संयोजन है। एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरह का चर अचर के साथ जोड़, घटाव, गुना, भाग की क्रिया को ही एक्सप्रेशन कहेंगे। 15 प्लस 6 भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। 15 प्लस 6 भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और 5x प्लस 3 भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। इसी में अगर x लगा देंगे तो यह भी क्या हो जाएगा? एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक एक गणितीय वाक्य सेंटेंस होता है जिसमें चर, वेरिएबल, स्थिरांक, कांस्टेंट्स और संक्रिया चिन्ह जैसे प्लस, माइनस, गुना या भाग आदि होते हैं। बीजीय व्यंजकों में कभी भी बराबर का चिन्ह नहीं होता। चर और अचर मिलकर बीजीय व्यंजक बनाते हैं। चर और अचर मिलकर बीजीय व्यंजक बनाते हैं। बीजीय व्यंजकों के जो घटक हैं इसके, अभी आपने देखा चर, वेरिएबल, इसका उपयोग अज्ञात मानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे x, y, z, etc। ये सब क्या है? वेरिएबल्स है, चर है। इसके बाद आता है हमारा स्थिरांक। स्थिरांक कांस्टेंट, इसका मान निश्चित होता है, इसमें कोई चर नहीं होता। जैसे 5, 8, 9 या 15। ठीक है, इसके बाद है हमारा गुणांक, कोएफिशिएंट्स, वे मान जिनसे चरों को गुना किया जाता है। जिनसे चरों को गुना किया जाता है। चर से जुड़ा संख्यात्मक मान। ठीक है, गुणांक जो है किसी पद का संख्यात्मक भाग होता है। जैसे देखिए 7x, इसमें गुणांक 7 होगा। ठीक है, जो कि एक चर से गुना होकर बना है। x में 7 से गुना, x में 7 से गुना, x में 7 से गुना करने पे हमें प्राप्त होगा 7x। ठीक है, इस 7x में 7 क्या होगा? अचर होगा, और x क्या होगा? चर होगा। और इसमें गुणांक क्या है? 7 गुणांक है। ठीक है, इस टर्म का गुणांक 7 होगा। ठीक, देखिए उदाहरण 5x में 5 एक गुणांक है, 7x में 7 क्या है? एक गुणांक है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेटर्स, गणितीय संक्रियाओं में प्रयुक्त गणितीय ऑपरेटर। जैसे देखिए 8x प्लस 7, इसमें प्लस क्या है? ऑपरेटर्स है। 3x माइनस 2, इसमें माइनस क्या है? ऑपरेटर्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। कांस्टेंट टर्म, स्थिर पद। एक स्थिर पद का मान निश्चित और अपरिवर्तनीय होता है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, इसमें माइनस 7 क्या है? एक स्थिर पद है, तथा 3x स्क्वायर और 5x का मान बदलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद है कांस्टेंट, स्थिर, स्थिरांक। एक निश्चित संख्या जिसके
साथ कोई चर नहीं जुड़ा होता है, इसका मान कभी नहीं बदलता। जैसे देखिए 7x + 5 में 5 क्या है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है। ठीक है, इसके बाद पद टर्म एकल संख्याएं चर या दोनों के संयोजन एवं जोड़ या घटाव चिन्हों द्वारा अलग किए गए भाग होते हैं। पद क्या होता है, एकल संख्याएं चर या दोनों के संयोजन एवं जोड़ या घटाव चिन्हों के द्वारा अलग किया गया भाग होता है। जैसे देखिए 3x² + 5x + 7, ठीक है, यह क्या है, एक व्यंजक है। उसमें 3x², 5x और 7 मिलकर बनाया गया है। तो यह जो व्यंजक है वो कैसे बना है, 3x², 5x और 7 के द्वारा मिलकर बनाया गया है, जिसमें कि विभिन्न चिन्हों का उपयोग किया गया है। इसमें देखिए प्लस चिन्ह का उपयोग किया गया है, इसके नीचे देखिए प्लस और माइनस दोनों चिन्हों का उपयोग करके यह व्यंजक को बनाया गया है। ठीक है, इसे हम टर्म कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। इसमें 3 टर्म है, 3x² + 5x + 7 में 3x² क्या है, एक टर्म है, 5x एक टर्म है और 7 एक टर्म है। ठीक है, अब देखिए चर पद, वेरिएबल टर्म हम लोग जान गए जो फिक्स होता है। अचर पद, कांस्टेंट टर्म, वह पद जिसमें केवल संख्या होती है, कोई वर्ण नहीं होता, कोई भी अल्फाबेट का यूज इसमें नहीं होता, ABCD कोई भी नहीं, इसमें सिर्फ संख्या होती है। जैसे 7, इसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म। जैसे 9, जैसे 1, जैसे 12, जैसे 6। ठीक है, पद में ही आता है समान पद, लाइक टर्म, ऐसे पद जिनमें चर और उनके गुण समान होते हैं। इनके पदों में चर बिल्कुल समान होते हैं। इनके पदों में चर जो होता है बिल्कुल समान होता है। इसके चरों पर समान घातांक भी होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए 2x + 5x, ये दोनों क्या है, आपस में जुड़ सकता है। 2x + 5x = 7x, 10x + 15x = 25x, मतलब एक जैसा जो होता है। 10y - 3y, इसमें क्या होगा, चर जो होगा वह एक ही होगा, चर समान होगा। अचर बदलता रहेगा लेकिन चर समान होगा। अचर समान हो सकता है लेकिन चर कभी भी समान नहीं होगा। ठीक है, समान पद इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सभी, देखिएगा कि सभी जितने इसमें पद हैं सभी का पावर क्या है, देखिए 1 है। यह इसलिए समान पद है क्योंकि इन सभी में x का घात क्या है, देखिए 1 है। सभी में x का घात 1 है। सभी में क्या है, घात समान है। देखिए सभी में घात समान है। ठीक है, तो समान घात वाले को समान पद कहेंगे, समान घात वाले को समान पद, समान चर वाले को भी समान पद। मतलब समान पद होने के लिए घात और चर एक समान होना चाहिए। समान पद होने के लिए घात उसका और उसका चर जो है वह समान होना चाहिए। चर और उनके घात समान होने चाहिए। समान पद होने के लिए चर और उसके घात समान होने चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम यहाँ लिखे 4x² 5x², तो यह क्या होगा, समान पद होगा क्योंकि देखिए घात दोनों का क्या है, समान है। लेकिन जैसे ही हम लिख देंगे 6x² और 5x3, क्या यह समान है, नहीं, इसका घात क्या है, इससे समान नहीं है। ठीक है, इसलिए यह समान पद नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। असमान पद, अनलाइक टर्म, एक पद में अलग चर एवं अलग घातांक होते हैं या अलग अलग लक्षण देखने को मिले। जैसे 3x + 4x², देखिए इसमें घात क्या है, 1 है, तो इसमें 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, असमान पद हो जाएगा। इसमें भी देखिए घात 1 है तो इसमें घात 2 है, यह भी क्या हो जाएगा, असमान पद हो जाएगा। ये 2x है, ये 3y है, इसके साथ x चर है तो इसके साथ y चर है, मतलब चर क्या है, असमान है और घात भी क्या है, असमान है। अलग अलग अक्षर x तथा y इसमें दिख रहा है आपको, तो यह क्या हो जाएगा, असमान पद। जैसे देखिए 3x
और 3y, ये क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, क्योंकि देखिए चर तो इसमें असमान है, अचर एक है लेकिन चर क्या है, असमान है। तो चर जब असमान होगा तो यह असमान पद होगा। ठीक है। गुणनखंड, गुणनखंड क्या होता है, तो गुणनखंड वे अलग अलग संख्याएं होते हैं जिन्हें गुना करके एक पद बनाया जाता है। अलग अलग संख्याओं या चरों को जब हम आपस में गुना करते हैं तो एक पद बनता है। जैसे देखिए 5x का गुणनखंड क्या होगा, संख्या में 5 होगा और चर में x। गुणनखंड 5 गुने x, अलग अलग दो एक संख्या एक चर को गुना किए तो एक पद बना 5x। उसी तरह पद 8x का गुणनखंड क्या होगा, 8 होगा और x होगा, 8 और x। 8x का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है। 8x का गुणनखंड 8 और x होगा, और 8x में 8 जो होगा वो क्या होगा, गुणांक होगा, 8 होगा गुणांक, और गुणनखंड दोनों होगा, 8 भी और x भी। ठीक है। और गुणांक सिर्फ 8 होगा, गुणांक 8 होगा और गुणांक 8 होगा और गुणनखंड 8 भी होगा और x भी होगा। 8x का गुणनखंड 8 और x, 8 और x, और गुणांक 8x का गुणांक सिर्फ 8 होगा। ठीक है। अब देखिए व्यंजक के पद, व्यंजक के पद, एक पदीय व्यंजक जिसे हम मोनोमियल एक्सप्रेशंस कहते हैं, वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी कहलाता है। जैसे 7xy माइनस 5m 3z स्क्वायर 4 इत्यादि। द्विपद व्यंजक बाइनोमियल एक्सप्रेशन, द्विपद व्यंजक बाइनोमियल एक्सप्रेशंस, वह व्यंजक जिसमें केवल दो पद हों और वे असमान पद हों या एक दूसरे से भिन्न हो। जैसे x प्लस वाई, इसमें दो अलग अलग पद हैं। m माइनस 5, इसमें दो अलग अलग पद हैं। mn प्लस 4m, देखिए अलग अलग पद हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलग अलग पद हैं। 5xy प्लस 8, दोनों अलग अलग पद हैं लेकिन दो पद हैं। ठीक है। इसमें दो पद होता है, इसलिए इसे द्विपद व्यंजक कहते हैं। चलिए तीसरा, एक है इसमें त्रिपद, ट्राइनोमियल त्रिपद व्यंजक, वह व्यंजक जिसमें तीन पद हो, त्रिपद कहलाता है। तीन पद त्रिपद, देखिए कितना पद है, एक पद, दो पद और ये तीन पद, इसीलिए इसे त्रिपद कहते हैं। ए बी प्लस ए प्लस बी, यह क्या है, त्रिपद है। देखिए तीन पद हो और तीनों क्या हो, अलग अलग। त्रिपद व्यंजक ट्राइनोमियल्स, वह व्यंजक जिसमें तीन पद हो, एक त्रिपद कहलाता है। जैसे x प्लस वाई प्लस 7, तीन पद है इसमें। ए बी प्लस ए प्लस बी, इसमें भी तीन पद है। ठीक है। एक और ले लेते हैं, 7x प्लस 5y माइनस 3, यह क्या है, तीन पद है अलग अलग इसमें, यह भी क्या हो जाएगा, त्रिपद हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बहुपद, बहुपद पोलिनोमियल, बहुपद को मुख्य रूप से दो आधारों पर विभाजित किया जाता है। ठीक है। एक जो है पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। तो पदों की संख्या के आधार पर अभी हमने पढ़ लिया, एक पदी जिसमें केवल एक पद होता है, द्विपदी जिसमें केवल द्विपद होता है, त्रिपद जिसमें केवल तीन पद होता है। ठीक है। अब देखिए घात के आधार पर, घात के आधार पर रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल्स जिसकी उच्चतम घात एक होती है। जैसे ax b, या x जब लिखिएगा आप तो इसके पावर क्या है, एक है, अगर कुछ नहीं है तो पावर एक होता है ऊपर। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स जिसकी उच्चतम घात दो होती है। जैसे देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब दो घात। त्रिघात बहुपद क्यूबिक जिसकी उच्चतम घात तीन होती है। जैसे ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह एक एक्सप्रेशन है, उसमें तीन जो है उच्चतम है, तो यह हो जाएगा त्रिघात। ठीक है, क्यूबिक। चलिए अब आगे चलते हैं। व्यंजक किस प्रकार बनते हैं।
हम जानते हैं कि एक चर वेरिएबल क्या होता है। हम चरों को व्यक्त करने के लिए अक्षर x, y, l, m इत्यादि का उपयोग करते हैं। एक चर के विभिन्न मान हो सकते हैं, मतलब चर का मान विभिन्न हो सकता है। चर मतलब ही होता है चरने वाला, एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमते रहने वाला। मतलब है क्या कि उसका मान बदलते रहता है, जगह बदलते रहता है। चर, चरना, चर बदलेगा, चर चरना मतलब बदलेगा, जिसका मान बदलेगा। दूसरा होता है अचर, कांस्टेंट। यह क्या रहता है? फिक्स रहता है। अचर जो ना चरने वाला हो, एक जगह बैठे रहता है। तो अचर कांस्टेंट, उसका मान हमेशा फिक्स रहेगा, उसका मान नहीं बदलेगा। ठीक है, देखिए चर चरता रहेगा, x, y, z, a, b, c। ठीक है, अचर जैसे 1, 2, 3, 4, 5। संख्याएं जितनी है सभी क्या है? अचर है। अल्फाबेट जो है वह क्या है? चर है। जितनी अल्फाबेट है वह क्या है? चर है। और अचर क्या है? संख्याएं। ठीक है, फिक्स हो गया। 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 कुत्ते, 5 बकरियां। यह क्या है? पूछ दिया कोई कितने आदमी थे, नहीं पता। x माना कि x आदमी थे, माना कि y थे, माना कि z थे। मतलब कुछ भी हो सकते हैं, बदल सकता है मान। वो हो गया चर। ठीक है, हम जब चरों और अचरों को संयोजित करके एक बीजीय व्यंजक बनाते हैं, जैसे चर और अचर दोनों को जब मिलाते हैं तो एक बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे देखिए, चर क्या हुआ? x, अचर क्या हुआ? 1। ये हम दोनों मिलकर क्या बना? एक बीजीय व्यंजक बना। ठीक है, चर हो गया y, अचर हो गया 6, दोनों मिलकर क्या बना? एक बीजीय व्यंजक बना। यह क्या बन गया? एक व्यंजक बन गया। यह क्या हो गया? चर हो गया। यह क्या हो गया? अचर हो गया। यह चर, यह अचर, और दोनों को जब मिलाए तो क्या बन गया? एक बीजीय व्यंजक। ठीक है, 2x²। इसमें x में x से गुना करने पर जो गुणनफल आया x², उसमें जब हम 2 से गुना किए तब हमें क्या प्राप्त हुआ? 2x²। 2x²। व्यंजक बनाने के लिए, जैसे व्यंजक x² है, इस व्यंजक में x को खुद x से गुना करने पर हमें x² मिला, जो कि एक व्यंजक है। तो आप समझ गए कि व्यंजक कैसे बनता है। जैसे 7x, x में 7 से गुना करने पर एक व्यंजक प्राप्त हुआ। 7x + 5, x में 7 से गुना करने पर जो गुणनफल आया उसमें 5 जोड़ने पर हमें यह एक व्यंजक प्राप्त हुआ। ठीक है, अब चलिए पद। पद क्या है? पद देखिए 7xy, x y के गुणनफल में 7 से गुना करने पर हमें क्या मिला? 7xy + 5y। ठीक है, इसमें 2 पद हैं। एक पद 7xy, 7xy का गुणनफल है, और 5y, y और 5 का गुणनफल है। 7xy 7x और y का गुणनफल है, और 5y 5 और y का गुणनफल है। इसमें 2 टर्म है। ठीक है, 2 पद है। पद किसे कहते हैं? व्यंजक के वैसे भाग जो पहले अलग से बनाए जाते हैं और फिर जोड़ दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अलग बनाए जाते हैं और फिर जोड़ दिए जाते हैं। जैसे देखिए, x y के गुणनफल में 7 से गुना किए तो 7xy आया, और फिर उसमें 5y के गुणनफल को जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया? पद हो गया। इसमें 2 पद है। ठीक है, व्यंजकों को बनाने के लिए क्या करते हैं? हम पदों को जोड़ते हैं। व्यंजक बनाने के लिए हम पदों को जोड़ते हैं। ठीक है, पदों को जोड़ते हैं। यह भी क्या है? एक व्यंजक है। इसमें 2 पद है। ठीक है, जब 2 पद को हम जोड़े तो क्या हुआ? एक व्यंजक बना। अब देखिए, पद के बाद हम लोग गुणनखंड, गुणनखंड देखिए। तो चलिए, 7x² + 5x, यह एक क्या है? एक्सप्रेशन है। इसमें गुणनखंड देखिए,
गुणनखंड, इसका गुणनखंड देखते हैं तो 7x², तो इसका गुणनखंड होगा 7x और x, इसका गुणनखंड होगा 5 और x। ठीक है, इस पद का गुणनखंड 7x और इसका 5x। कैसे, देखिए x में x से जब गुना किए तो क्या मिला, x², और x² में जब हम 7 से गुना किए तो क्या हमें मिला, 7x²। तो यही चीज मिल गया फिर से। तो गुणनखंड जो होता है, खंड खंड टुकड़ा अलग अलग करके इसे गुना करना। अलग अलग टुकड़ा इसका है 7x और इसमें 5x। ठीक है, इसमें देखिए यह क्या है, एक व्यंजक है, इसका गुणनखंड क्या होगा, 4x। यह क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड होगा। और इसमें पद कौन कौन है, एक पद और एक दो पद। एक पद हो गया 4x², एक पद हो गया 3xy। 3xy का गुणनखंड क्या होगा, 3xy, माइनस चिन्ह है तो -3xy, 4x। यह क्या हो गया, यह दोनों व्यंजक है और ये अलग अलग दोनों दो पद हैं और यह इसका गुणनखंड है। ठीक है, एक और गुणनखंड देखिए, 4xy + 10, इसका देखिए गुणनखंड 4xy, और ये 10 है अकेले तो इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, एक व्यंजक लेते हैं फिर से, 6x² + 12। अब देखिए इसके दो पद हो गए, यह व्यंजक दो पद कौन कौन हो गया, 6x² और 12। ठीक है, अब देखिए इसके गुणनखंड लेते हैं, 6x, इसका गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि यह एकल पद है और यह क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरह से हम यह व्यंजक, यह दोनों पद और यह क्या हो गया, गुणनखंड। ठीक है, अब देखिए गुणांक, कोएफिशिएंट। गुणांक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से ये देख लेते हैं गुणांक किसे कहते हैं। गुणांक, चलिए देखिए 5x, इसमें 5 जो है वह क्या है, गुणांक होगा। 5 क्या होगा, गुणांक होगा। ठीक है, 5 गुणांक होगा। ठीक है, अब देखिए 5xy में 5 गुणांक होगा। 5 क्या है, गुणांक है। इसी प्रकार 10xyz में xyz का गुणांक 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, इसी प्रकार -7x² में -7 क्या होगा, गुणांक होगा। किसका, x² और y² का। ठीक है, कभी कभी शब्द गुणांक का प्रयोग एक अधिक व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि जैसे 5xy में xy का गुणांक क्या होगा, 5 होगा। xy का गुणांक 5 होगा, xy का गुणांक 5 होगा। और इसी में अगर हम ऐसे कह दें 5y का गुणांक क्या होगा, x होगा, और 5x का गुणांक क्या होगा, y होगा। ठीक है, इस तरह से भी हम इसे कह सकते हैं और लिख सकते हैं। 5y का गुणांक x होगा, 5x का गुणांक y होगा, और 5xy में xy का गुणांक क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, लेकिन संख्यात्मक गुणांक यह नहीं होगा। संख्यात्मक गुणांक सिर्फ संख्यात्मक गुणांक 5 होगा। सिर्फ गुणांक यह भी होगा, 5y का गुणांक x, 5x का गुणांक y, लेकिन 5xy में xy का संख्यात्मक गुणांक 5 होगा। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 5 होगा। कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल क्या होगा, 5 होगा।
5xy में 5 क्या हो गया, संख्यात्मक गुणांक हो गया। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक पूछेगा तो 5 बताया जाएगा, सिर्फ गुणांक पूछा जाएगा तो x भी हो सकता है और y भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, एक उदाहरण और देखिए, मान लीजिए कि इस तरह से रहे 10xy², तो x/² का गुणांक क्या होगा, 10 होगा। 10x का गुणांक क्या होगा, y² होगा, और 10y² का गुणांक क्या होगा, x होगा। ठीक है, 10y² का गुणांक x, 10x का y², x/² का 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। समान पद और असमान पद। जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे ही हों तो वे पद समान पद लाइक टर्म कहलाते हैं। जब पदों के बीजीय गुणनखंड भिन्न भिन्न हों तो वे असमान पद अनलाइक टर्म्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, 2xy माइनस 3x प्लस 5xy माइनस 4। इनमें देखिए 2xy और 5xy एक जैसा टर्म है। 2xy का जो गुणनखंड है वो 2xy है और 5xy का गुणनखंड क्या है, 5xy है। इस प्रकार इनके बीजीय अर्थात वे जिनमें चर हैं गुणनखंड क्या है, एक ही है, इसलिए ये क्या हो गया, समान पद है। यह क्या हो गया, समान पद है। इसके विपरीत पदों जैसे देखिए 2xy और -3x में क्या है, भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंड है, तो ये क्या हो गए, असमान पद है। इस प्रकार पद 2xy और 4 असमान पद है। 2xy और 4 क्या है, असमान पद है। साथ ही -3x और 4 भी क्या है, असमान पद है। ठीक है।